अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और लास्ट टाइम जब हमने नॉवल पढ़ा था इब्लीस, उसको भी सुन के आपने एंजॉय किया होगा। आज जो हम नॉवल पढ़ने वाले हैं वो है निम्रा अहमद का नॉवल अहमक तमाशाई। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बारिश के कतरे टिप टिप खिड़की के शीशे पर फिसल रहे थे। काफ़ी देर हुई, तूफान थम चुका था और अब मीना की आखिरी बूंदें गिर रही थीं। वो राइटिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे कलम उंगलियों में घुमाते किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कलम का ढक्कन उतार कर कागज़ों के उस पलंदे पर रखा हुआ था जो उनके सामने मेज़ पर पड़ा था। वो शायद कुछ लिखना चाहते थे मगर लिख नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उम्र की लकीरों से ज़्यादा थीं। उम्र भी कम न थी, करीबन 50 के लगभग तो होंगे। बाल कलमों से सफ़ेद और मूछें सुरमई थी। तन्हा ज़िंदगी की सारी दास्तान पेशानी पर रकम थी। तन्हाई और कलम, बस दो ही साथी थे उनके। जब शादी की उम्र थी तो कोई पसंद नहीं आई, उम्र गुजर गई तो बहनों को वो न पसंद आए। अब तो अरसा हुआ उन्होंने किसी को पसंदीदगी की निगाह से देखना भी छोड़ दिया था। बस अखबार का दफ्तर था और उनकी पुरानी सुजुकी थी। ये अच्छे वक्तों का अम्मा बाबा का छोड़ा हुआ मकान था और कलम था। ज़िंदगी में इन 3-4 चीज़ों के अलावा उनका कोई कीमती असासा न था। हाँ, एक बहन थी जो अरसे से अमेरिका में मुकीम थी। 3-4 साल बाद एक चक्कर लगा लेती, स्वेटर्स और जूते ले आती। शायद वहाँ यही दो चीज़ें सस्ती मिलती थी। शादी कर लेने पर लेक्चर देती और बच्चों को उनकी सुजुकी में सैर करवा कर वापसी की उड़ान भर लेती। वो रोज़ाना का कॉलम लिखते थे, कभी सियासत, कभी सफ़ाकत, कभी मुआशरत और कभी मज़हब। मौज़ू ख़त्म नहीं होते थे, स्याही ख़त्म हो जाती थी। कभी कभार सोच भी ख़त्म हो जाती थी, जैसे अभी वो कलम खोल के बैठे कुछ लिख ना पा रहे थे। मौज़ू था उनके पास मगर अल्फाज जाने कहाँ जा सोए थे। शायद जहन घुटन का शिकार था। उन्होंने खुला कलम धीरे से कागज़ों के पलंदे पर डाला और हाथ भराकर खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी नम हवा सिरस से अंदर दाखिल हुई थी। कागज़ों के किनारे फड़फड़ाने लगे थे। उन्होंने पेपर वेट उठाकर उन पर रखा और बाहर भीगे मंजर को देखने लगे जहाँ बारिश अब दम तोड़ने लगी थी। उनकी ज़िंदगी की तरह कमरे का रुख भी बदकिस्मती का शिकार था। खिड़की के बाहर कोई खूबसूरत हरा भरा पहाड़ नहीं, कोई नीली झील नहीं, कोई सरसब्ज घास और खुशनुमा फूलों से मुज़य्यन लॉन नहीं, बल्कि पक्की ईंटों का छोटा सा सहन था। स्पाट खुश्क सहन जो घर की पिछली सिम था और उसके इख्तिताम पर 4 दीवारी थी। इधर तमाम घर साथ साथ मिले हुए थे। सहन छोटे और कमरे ज़्यादा थे। दीवार की एक तरफ की आवाज़ दूसरी तरफ बिना किसी दिक्कत के सुनी जा सकती थी। ये अलग बात थी कि उनके दाहिने हाथ की तरफ वाक़े घर से काफ़ी अरसे से कोई आवाज़ नहीं आई थी। पिछले किराएदारों ने मकान खाली कर दिया था और कुछ रोज़ पहले जब वो राह चलते अपने हमसाए मालिक मकान से मिले थे तो मालूम हुआ था कि आजकल वो किराएदार की तलाश में है। वो जिस रुख पर बैठे थे वहाँ सामने खिड़की के बाहर 3 इतराब दीवारें थीं। उनके बिलमुकाबिल दीवार पर पीली रोशनी पड़ रही थी, गालिबन साथ वाले घर की टेरिस से आ रही थी। दर हकीकत ये घरों की बैक साइड थी, तो टेरिस की बजाय बालकनी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। मालूम नहीं किस चीज़ की रोशनी थी, शायद लैंप वगैरह जला हुआ था। यकीनन नए किराएदार आ चुके थे। वो एक अचटी नज़र से अंधेरे में रोशन हुई दीवार पर डाल कर वापस कागज़ों के बुलंदे की तरफ मतवज्जा हुए ही थे कि एकदम से एक आवाज़ उनकी समाज से टकराई। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। उन्होंने कागज़ एक तरफ किए और मेज़ पर अपना चश्मा उठाकर लगाया। मंज़र अब साफ दिखाई देने लगा था। वो आंखें सुकेर कर बखौर देखने लगे। वो कोई लड़की थी जो गर्दन झुकाए बैठी थी। उसके बालों की ऊंची पोनी हवा में झूल रही थी। माथे पर आगे से कटे हुए बालों का खाका सा बनता था। उसका चेहरा नक्श और तारीकी में डूबे थे। वो हौले हौले लड़स रही थी और उसकी सिसकियाँ गीली दीवारों पर उतर रही थी। उसकी आवाज़ में कम उम्री का अलगपन था और साए में एक दिलकश सरापे की रहनाई थी। वो बहुत दर्द से रो रही थी, जैसे बहुत तकलीफ़ में हो। उसका दुख सारे माहौल पर छाने लगा था। बारिश ख़त्म हो चुकी थी मगर उसके आंसू उन्हें डबो रहे थे। वो यकटुक गुमसुम बुद्ध बने उस हौले हौले कामते साए को देख रहे थे। वो कौन थी, उसे क्या गम था, वो इतनी बेबसी और तरफ से क्यों रोए जा रही थी। वो जानना चाहते थे मगर जान नहीं सकते थे। इसी तरह बैठे उसे देखते रहे, जिसका साया आधी दीवार पर मुहित था। शायद वो लैंप के बहुत करीब बैठी थी। कितने लम्हे बीत गए यूं ही रोती रही। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियां थमती गईं और फिर एकदम से लैंप बुझ गया। सामने वाली दीवार तारीख हो गई और उनका मंजर ख़त्म हो गया। दफातन दाएं जानिब के घर की बालकनी से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। वो शायद अंदर चली गई थी। अब वहाँ बैठना बेसूर था। कलम का मौजू और ख्याल उनके जहन से निकल चुका था। उन्होंने बेदिली से कलम को कैप चढ़ाई और कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। सुबह रात चलते फिर से उनकी हमसाये से मुलाकात हो गई। वो दरअसल उनके हमसाये वाले घर का मालिक मकान था। रहता एक गली छोड़कर था। ये घर उसने किराए पर चढ़ा रखा था।
रशीद साहब वो ना चाहते हुए भी उनको रोक बैठे। आपका घर किराए पे चढ़ा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, कराची से एक फ़ैमिली आई है, पूरा घर उन्होंने ही ले लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, बड़ी फ़ैमिली होगी यकीनन। अरे नहीं, फ़ैमिली तो छोटी सी है, मियाँ बीवी और एक बेटी। बस अमीर लोग हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, सो पूरा घर ले लिया, बल्कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन बेटी के लिए डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छे लोग होंगे फिर तो। हाँ जी, और वो जान गए थे कि यही बेटी रात में रो रही थी। माँ बाप इतने प्यार करने वाले थे, फिर भी रो रही थी। जाने क्या बात थी। रात वो कॉलम लिखने बैठे तो कुछ सोचकर खिड़की के पट खोल दिए। कल की बारिश के बायस आज कदरे हब्स था। बाहर सेहन तारीकी में डूबा था। सेहन में वो कभी कोई भी बत्ती या बल्ब नहीं लगवा सके थे, ध्यान ही नहीं दिया। ये काम तो वैसे भी बीवियों की तवज्जो दिलाने पर ही होते हैं, खुद से कहाँ ख्याल आ सकता है इनको। अलबत्ता आज उनको इस बात की खुशी थी, वरना अगर सेहन रोशन होता तो बराबर वाली के लैंप की रोशनी इधर ना पड़ती। वो कॉलम लिखने लगे। कल का नागा था, सो आज मुस्तैदी से कलम चलाने लगे। अल्फाज भी थे, मौजू और नताइज भी। अभी दरमियान में ही पहुंचे थे कि वही मदम नस्वानी आवाज़ तारीकी में सुनाई दी। कलम रोक कर उन्होंने बेइख्तियार सर उठाया। सामने दीवार पर पीली रोशनी पड़ रही थी और इसमें एक साया दिखाई दे रहा था, उस लड़की का साया। वो इसी तरह दाएं पहलू बैठी थी, उसकी पोनी हवा में लहरा रही थी, माथे पर कटे बाल भी इधर उधर उड़ रहे थे। आज वो सर झुकाए नहीं बल्कि सर उठाए बैठी थी। क्रिस्टोफर, वो गहरी तारीकी में हौले से बोली तो वो चौंक उठे। शायद उसके साथ कोई और भी था। दीवार पर पड़ते अक्स में आहिस्ता से कोई चलता हुआ उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। वो लंबा सा लड़का था, उसके बाल घुंघराले और नाक लंबी थी। वो अब दोनों का साइड पोज देख सकते थे जो आमने सामने मौजूद थे। लड़की सर उठाकर उसे ही देख रही थी। क्या हम सारी ज़िंदगी इधर बंद रहेंगे क्रिस्टोफर? वो बहुत दुख से कह रही थी। वो तिंक से गए। मुझे क्रिस्टोफर मत कहो कहती, मुझे क्रिस कहो। हमारे डैड का भी तो यही नाम था ना। लड़के की आवाज़ कदरे भारी थी। मगर अब डैड नहीं रहे और हम यतीम हो चुके हैं। अब हमारा कोई नहीं है। मम्मा तो है, मम्मा हमसे प्यार करती हैं कहती, ट्रस्ट है। उनके साए बिल्कुल साफ थे। दुख भी ऐसे ही उनके लम्हों में ठहर गया था। मुझे मम्मा पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। वो जब हमें यहाँ लेकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें बस एक दिन इस कमरे में बंद रहना होगा, कि उनके पापा को पता न चले, और वो जल्द ही हमारे नाना का प्यार हासिल करके उनको अपनी वसीयत बदलने पर मजबूर कर देंगे। फिर कुछ दिनों में नाना मर जाएंगे और सारी दौलत हमारी होगी। मगर यहाँ आकर क्या हुआ? हम कितने दिनों से यहाँ बंद हैं और मम्मा को हमारा ख्याल ही नहीं था। मम्मा पर भरोसा रखो कहती, नहीं करें। मम्मा अपने पेरेंट्स के साथ उनकी दौलत में इतनी मगन है कि उन्हें भूल चुका है कि उनके बच्चे यहाँ ऊपर इस छोटे से कमरे में बंद हैं। अगर इस घर को आग लग गई और हम मर गए तो किसी को इल्म भी नहीं होगा, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि इस महल में सिर्फ मालकिन और उसकी बीवी और बेटी रहते हैं। लोगों को क्या पता कि चार्लम मालकिन के ग्रैंड चिल्ड्रन ऊपर कैद हैं, सिर्फ अपनी माँ की खुदगर्जी की वजह से। थी वो फिर से बोलते बोलते रुका। कोई आ रहा है, चलो। शायद उन्हें कोई आवाज़ आई थी, तभी एकदम से लैंप बुझ गया। थोड़ी सी कटर पटर हुई और फिर बालकनी के दरवाजे के बंद होने और चुटकी चढ़ने की आवाज़ आई। दम बखूद से बैठे थे। इतनी हिम्मत ना थी कि बिल बाहर निकल कर उनकी बालकनी में झांक ही लें, या सुबह जाकर मालकिन साहब का दरवाज़ा खटखटाकर सवाल कर सकें कि उनकी बेटी ने अपने बच्चों को ऊपर क्यों कैद कर रखा है। नाना की वसीयत, चंद दिन बाद नाना की मुतवक्का मौत, माँ की खुदगर्जी, कैद बच्चे। वो टीनेजर थे, 15-16 साल के तो होंगे। उनको यूँ बंद रखना तो जुल्म था, मगर वो किससे फरियाद करते? जालिम जैसे तैसे मुकम्मल कर के वो रात गए। कुर्सी से उठे तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस रात वो कलम कागज़ लेकर खिड़की के सामने बैठे तो ये बात तय थी कि आज कालिम उनसे लिखा नहीं जाना था, और वो बस अपनी दीवार पर गिरते साए देखने के लिए उधर बैठे थे। ठीक 10 बजे उनको दीवार पर रोशनी दिखाई देने लगी। उन्होंने बंद कलम कैप में देगर कलमों के साथ डाल दिया। आज उन्होंने उसे खोलने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया था और आगे होकर बैठे, दिलचस्पी और फिक्रमंदी से जर्द रोशनी में उन दो हीलों को देखने लगे। लड़की इसी तरह एक साइड से दिखाई दे रही थी। उसकी बलदार ऊंची पौनी हवा से होले होले झूल रही थी। आज वो सर सीधा रखे सामने देख रही थी, जहाँ उसके मुकाबिल उसका घुंघराले बालों वाला भाई बैठा था, केथी और क्रिस्टोफर। क्या सोच रही हो केथी? मैं सोच रही हूँ कि तुमने हमारे ट्विंस को देखा है। वो अब मम्मा को मिस नहीं करते, बल्कि रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। ट्विंस? वो चौंके। तो क्या केती के साथ और कोई और बच्चे भी कैद थे? यकीनन उनके जुड़वा बहन या भाई।
हाँ, दोनों बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, मगर हमें सर्वाइव करना है केती। मुझे डॉक्टर बनना है और तुम्हें बैलरीना। हमें अपने मकसद को हासिल करना है। मम्मा हमें कभी यहाँ से नहीं निकालेंगी। वो अब हमारी परवाह करना छोड़। हिम्मत करो केती। वो उसे काफ़ी देर समझाता रहा, मगर उस लड़की के लहजे का कर्ब, उसकी आवाज़ की नमी, हर शय उसकी रूह पर उतरती चली गई। उन्होंने कॉलम लिखना छोड़ दिए। वो बस हर रात यूं ही खिड़की के सामने आकर बैठ जाते। कमरे की बत्ती गुल करके दोनों पट खोलकर चमकती दीवार पर हरकत करते साए देखते रहते। उनकी बातें सुनते रहते। फिर पूरा दिन सोचते ही रहते कि कभी उनके घर जाएं, या कम से कम अपनी छत पर चढ़कर उन बच्चों को आवाज़ ही दे लें। और नहीं तो जब रात में वो बातें कर रहे हों तो बाहर सेन में आकर एक नज़र उनकी बालकनी को देख ही लें, जहाँ वो चीनी की मौत जैसे सरापे वाली लड़की बसती है। वो अपनी नानी के मज़ारिम और माँ की बेएतनाई पे शिकवा करना रहती है, मगर वो कभी हिम्मत ना कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक रोज़ दोपहर में डरते डरते सहन में निकलकर गर्दन उठाई तो दाएं घर की बालकनी सुनसान पड़ी थी। अंदर खुलने वाले दरवाजे सख्ती से बंद थे। बस एक कोने में एक सीधी मेज़ पड़ी थी। शायद वो उसी पर बैठी हुई थी। इससे ज़्यादा वो कभी हिम्मत ना कर सके, बल्कि अब तो उन्होंने अपने घर की छत पर जाना भी छोड़ दिया था। अखबार के दफ्तर भी बस खाना पूरी के लिए थे। कॉलम से नागा ले लिया था। बस रोज़ उनको रात का इंतज़ार रहने लगा था, कब 10 बजे और वो दोनों बालकनी में आकर बातें करें। वो रोज़ उनकी गुफ्तगू सुनते थे। वो जिस कमरे में बंद थे उसके आगे किसी एटिक का जिक्र करते थे। शायद वहाँ कोई स्टोर रूम था जहाँ बहुत चूहे थे। उनकी हर बात में एटिक होता था, या फिर माँ से नफ़रत, या नानी के मज़ालिम, या अपने जुड़वा बहन भाई की गिरती हालत। फिर एक रोज़ उन्हें उनकी गुफ्तगू से इल्म हुआ कि उनका छोटा भाई नमूने का शिकार हो गया है, और अगली रात वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को यकीन दिला रहे थे कि उनका भाई मर चुका है। हाँ, उनका भाई मर गया, और उस लड़की का हर आंसू उनके दिल पर गिरता रहा। वो कब कैसे उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए उन्हें इल्म ना हो सका। बस वो हर रात खिड़की के साथ बैठ जाते, काफ़ी के कप पर कप पीते जाते, दूर कहीं गूंजने वाली मदम सरगोशियाँ सुनते रहते। कागज़ों के पलंदे पीले पड़ने लगे थे, बंद कलम पर धूल जमने लगी थी। वो थे, उनकी तन्हाई थी, और दीवार पर हरकत करते साए थे। बस ज़िंदगी बस यहीं तक महदूद हो गई थी। उनका जी चाहता था कि वो जाएं और उन बच्चों को आज़ाद करवा लें, उनको अपने घर ले आएं, उनको उनको तहफ़्फ़ुज़ और प्यार दें, और वो लड़की उसे वो अपना लें। क्या हुआ जो उनका दीन एक नहीं, वो अगर मसीही थी तो वो उससे शादी कर सकते थे, मगर वो अप्सरा उनसे शादी करने पर क्यों राज़ी होती भला। लेकिन क्या पता हो भी जाए, खुशगुमानी में हर्ज ही क्या था। फिर एक रोज़ उन्हें इल्म हुआ कि वो दोनों अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहे हैं, दूर कहीं किसी और शहर जाने का, जहाँ उनकी माँ और नानी उनकी तलाश ना कर सकें। अगर वो चले गए तो उनकी तमन्नाई अधूरी रह जाएंगी, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी अधूरी रह जाएगी। वो कभी खुद को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। नहीं, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। वो उनसे बात करेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, उनका हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। उस रात वो बहुत बेचैन से खोली खिड़की के सामने बैठे थे। उधर बालकनी में केती और क्रस बातें कर रहे थे। मम्मा यहाँ से चली गई हैं, हम उनको उनका जेवर नहीं चुरा सकते, मगर मगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो जमा हो गए हैं न क्रस। अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन हम पकड़ लेंगे। कैरी को कैरी को राज़ी करना मुश्किल होगा। वो अपनी बहन की बात कर रही थी, जिसका जुड़वा भाई चंद रोज़ कबल जान से हाथ धो बैठा था। हम राज़ी कर लेंगे, तुम सामान पैक करो थी। वो उनसे अब मज़ीद सब्र करना मुश्किल था। अपनी सारी बुज़दिली, कम हिम्मती और झिझक को पसे पश्त डाल कर वो उठे और सीढ़ियों की तरफ लपके। उन्हें इस लड़की को रोकना था, उन्हें उसको तहफ़्फ़ुज़ देना था, उसे ज़माने की सारी घुटन घाटियों से बचाना था, उसे अपने पास ले आना था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ फैलांग रहे थे, उनकी सांस दुगनी के मानिंद चल रही थी। इस उम्र में भागना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, मगर वो तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। वो उसको रोक लेंगे, उसको अपना लेंगे, उसे ज़िंदगी से सारी खुशियाँ कशीद कर देंगे, उसके सारे गमों को मिटा देंगे। हाँ, वो उसे खुश रखेंगे। वो उसके लिए उसकी बहन और भाई को भी अपने पास ले आएंगे। उनकी जालिम माँ और नानी को इल्म भी नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं। छत का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आए थे। उनकी बालकनी और हमसाए की बालकनी मिली हुई थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपके। वो केती को यहाँ से ले जाएंगे। वो कराची या फिर अपने आबाई शहर एबटाबाद चले जाएंगे। वहाँ उन बच्चों की माँ और नानी उनको नहीं ढूंढ सकेगी। वो उनकी दस्तरस से बहुत दूर चले जाएंगे। अपनी बालकनी के आखिरी सिरे पर आकर वो रुके।
बाएं तरफ की बालकनी नीम रोशन थी। उनसे चंद कदम के फासले पर उस लड़की की बालकनी के बिल्कुल कोने पर वो मेज़ रखी थी। उस मेज़ के साथ वो उनकी तरफ पश्त किए खड़ी थी। वो केती नहीं थी, बल्कि एक 10-11 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसके खुले बाल कमर पर गिर रहे थे। वो बहुत महवियत से अपनी उंगलियों से बंधे धागों को ऊपर नीचे हिला रही थी। धागों के दूसरे सिरे पर मेज़ पर रखी 2 गठ पुतलियों के हाथ बंधे थे। पहली गुट पतली एक हाथ जितनी गुड़िया थी, जिसकी ऊंची पौनी थी और माथे पर कटे हुए बाल थे। दूसरी गठ पतली बिलपश्त भड़का घुंघराले बालों वाला गुड्डा था। वो एक तख्ते पर उन दोनों को आमने सामने बिठाए लैंप के आगे रखे हुए थी। उसके करीब ही एक किताब पड़ी थी, जिसका सर्वक हुआ हवा से फड़फड़ा रहा था। फ्लावर्स एट द एंडिंग। वो बिल्कुल साख्त हुए उसे देख रहे थे। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन से हम जाएंगे। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है क्रस। वो बारी बारी एक पतली और मोटी आवाज़ निकालकर गुफ्तगू को आगे बढ़ा रही थी। करीब ही परे एक गुट पतली ड्रामे के दावत नामे की शहर सुर्खी वो अब इतनी दूर से भी पढ़ सकते थे। वो ड्रामा जिसकी रिहर्सल वो काफ़ी दिनों से कर रही थी। उन्होंने आहिस्ता से गर्दन मोड़ कर नीचे अपनी दीवार को देखा, जहाँ वो खूबसूरत साए गिर रहे थे। अलबत्ता गुट पतलियों का धागा बहुत बारीक था, उसका साया नहीं बनता था। आज का नावल था जी, आज हमने रीड किया था नावल अहमद तमाशाई बाय निम्रा अहमद। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा सुनने में। और कोशिश किया करें कि जो नावल हम लोग डेली सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करें। और निम्रा अहमद के मोस्टली जो नावल्स होते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो सबसे पहले आपके जो अमाल होते हैं, उसका दारोमदार जो होता है आपकी नीयत पर होता है, कि अमाल इतने मैटर नहीं करते जितनी आपकी नीयत होती है। तो जब आप कोई भी नावल या कोई भी ऐसी चीज़ रीड करते हैं, तो नीयत अच्छी रखा करें। और नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूं और उसको समझूं और अपनाने की कोशिश करूं। एंजॉय टुडेज़ नावल। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।